के साथ जो है वो भर जाते हैं, पानी के साथ या पस के साथ जो है ना वो एल्वियोलाई फिल हो जाते हैं, वो भर जाते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल भी हो सकती है, ये फंगल भी हो सकती है, ये वायरल भी हो सकती है, और ये इन्फेक्शियस डिजीज है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आपकी इन्फ्लेमेशन होती है, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से बेसिकली जो तीन मेन चीजें हैं जो इस डिजीज में पैथोफिजियोलॉजी का रोल जो है ना वो प्ले करती हैं। एक आपके इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स, जो इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स का बहुत ज्यादा रोल है। वो इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स सिर्फ आपके लंग्स को डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि वो इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स ब्लड के थ्रू जाके आपके अदर ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब करते हैं। दूसरा जो है, जब पानी आपकी एल्वेलाइज के अंदर भर जाता है, पानी भर जाता है या पस भर जाती है, भरती क्यों है? जहरी बात है, इन्फेक्शन की वजह से परमिबिलिटी चेंज होती है, इन्फ्लेमेटोरी प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो परमिबिलिटी चेंज होती है, और जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो सीप आउट करना शुरू कर देता है आपकी कैपिलरीज के, आपकी एल्वुलाइज के अंदर, और एल्वुलाई जो है वो पानी के साथ भर जाती है। तो दूसरा इसका फैक्टर ये है कि इसमें पानी जब भर जाएगा तो गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, और जब गैसियस एक्सचेंज नहीं होगी तो हाइपोक्सिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखें, जिस तरह हमने, आपको याद होगा कि हमने इम्फाइसीमा पढ़ा था, तो इम्फाइसीमा में भी एल्व्यूलर वॉल्स की डिस्ट्रक्शन जरूर हो रही थी, और एल्व्यूलर वॉल्स की डिस्ट्रक्शन होने से वहां पर भी जो ट्रांसपोर्टेशन थी कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की, वो इफेक्ट हो रही थी। तो इसी तरह जो आपकी निमोनिया है, इसमें भी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपके जो है वो रूट लेवल पे आ रही है। रूट लेवल मतलब कि जहां पर रेस्पिरेटोरी सिस्टम हो रहा है, जहां पर रेस्पिरेटोरी ब्रोंक्यूल्स की आपस में गैसियस एक्सचेंज हो रही है, वहां पर ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब गैसियस एक्सचेंज होगी तो जाहिर बात है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, और जब वो प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो आपको हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाएगी, और ये हाइपोक्सिया भी आपके बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन्हें इफेक्ट करेगा। तो ये एक ऐसा प्रोसेस, और सबसे बड़ी बात, ये कोई क्रॉनिक प्रोसेस नहीं है। देखो, हमने जो सीओपीडी पढ़ा था, सीओपीडी में भी कुछ प्रॉब्लम्स इसी के तरह के मिलते जुलते होते हैं, लेकिन सीओपीडी आपकी यंग एज में नहीं होता, सीओपीडी कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, सीओपीडी जो है उसमें कोई एक्यूट डिजीज नहीं है, वो एक क्रॉनिक डिजीज है, वो एक इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, और उसमें आपकी एम्फाइसीमा के साथ साथ जो है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी जो है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग निमोनिया में देखते हो। एक निमोनिया का बड़ा बेसिक सा मैंने तारुफ आपको करवाया है कि ये बैक्टीरियल फंगस और इसकी डिजीज है, और इसमें पस और फ्लूइड जो है वो एल्वुलाइज के अंदर जो है ना वो फिल हो जाता है। ठीक है, और आप अपनी इवन के आप ब्रीथ भी नहीं ले पाते, और पस और फ्लूइड के फिल होने से आपके लंग्स जो है वो एक्सपैंड हो जाते हैं, लंग्स की रिक्वायलिंग पावर भी नहीं इतनी रह जाती, क्योंकि आपकी जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं वो हैवी हो जाते हैं, उनमें इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, यानी कि वो फिल्ड विद जब आपकी फ्लूइड हो जाते हैं तो वो मैक्सिमम अपनी इलास्टिसिटी के लेवल तक पहुंच जाते हैं, रिक्वाइल उनका खत्म हो जाता है। तो ये देखें, आपके पास ये आपका नॉर्मल एयर सैक है। ठीक है, नॉर्मल एयर सैक, और उसके बाद अगर ये इन्फ्लेम्ड हो जाए और एयर फिल्ड विद फ्लूइड हो जाए, फ्लूइड के साथ फिल हो जाए, तो आपके पास जो है ना वो कुछ निमोनिया की ऐसी शक्ल आपको देखने को मिलती है। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने आप लोगों को कुछ बताया, थोड़ा सा भी ये देखें कि ये आपके नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स थे, एयर सैक्स थे, जिनमें हवा भरी हुई होती है, जिनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। निमोनिया के अंदर यही एयर सैक्स जो है वो आपके भर जाते हैं, किसके साथ? फ्लूइड के साथ। तो क्यों भरते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज है, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, किसी भी बैक्टीरियल डिजीज की वजह से बढ़ते हैं, और आप लोगों को डिफरेंट सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब हम ये बात यहां पर ये करते हैं कि जब सिम्टम्स हमारे पास आ रहे होते हैं तो एक्चुअली दो टाइप्स के आ रहे होते हैं। ठीक है, हमने निमोनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमने, एक हमारे पास होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, और एक होता है हमारे पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? हम ये कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट आपने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, कि आज फॉर एग्जांपल एक पेशेंट था अली नाम का, वो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, तो 72 घंटे के अंदर अंदर अगर उसे निमोनिया के सिम्टम्स आना शुरू हो गए विद इन फर्स्ट 72 आवर्स, तो इसको हम कहते हैं कि ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, यानी कि ये निमोनिया हॉस्पिटल से नहीं आया, ये उसे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है। और अगर
72 घंटे के बाद उस अली पेशेंट को जो है वो सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है। ठीक है, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हॉस्पिटल से हुआ है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पेशेंट एडमिट हुए, एक का नाम असलम था, एक का नाम अली था। अली को 72 घंटे के अंदर अंदर सिम्टम्स हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हुआ है। लेकिन असलम को 72 घंटे के बाद यानी कि 3 दिन के बाद उसको सिम्टम्स हुए हैं, अपेयर हुए हैं, तो हम इसको कहेंगे कि इसको ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हुआ है, कि हॉस्पिटल के जो पैथोजेंस हैं, जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह जो मौजूद होते हैं, उसकी वजह से इसको ये जो है ना वो इन्फेक्शन हुआ है। तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फिर इसी तरह मैंने आपको भी बताया कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी बड़ी आसान है, कि लंग्स का इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटोरी रिस्पांस इनिशिएट हुआ, और इन्फ्लेमेटोरी रिस्पांस इनिशिएट होने से जो वेस्कुलर परमिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और एडिमा होना शुरू हो जाता है, और फ्लूइड जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो फ्लूइड जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है आपके एल्वियोलाइज के अंदर, तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, निमोनिया। अच्छा, अब अगर तो आप उसको ट्रीट कर लें, अगर तो आपने मेडिकेशन देना शुरू कर दी, तो ये डिजीज आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होती जाएगी। लेकिन अगर आप उसे ट्रीट नहीं करते, आप उसकी मेडिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करते, तो फिर यही जो इन्फ्लेमेटोरी प्रोसेस है ये कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रोटिक प्रोसेस के अंदर, और एट द एंड कभी कभी जो बहुत सवेयर केसेस के अंदर कंसोलिडेशन भी होने को देखने को मिलती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? डॉक्टर साहब आप डेविडसन को ही फिर फॉलो करें, आपने डेविडसन को ही फॉलो करना है, ये मैंने जो है वो आपकी डिफ बनाए हुए होते हैं जी। यहां बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, तो अभी तक अगर हम ओवरव्यू लें, तो अभी तक हमने ओवरव्यू में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि निमोनिया क्या है, ये एक एक्यूट इन्फेक्शन है, एक्यूट या सब एक्यूट, एक्यूट या सब एक्यूट इन्फेक्शन है, जो कि वायरल, बैक्टीरियल या फंगल कॉज की वजह से होता है। ठीक है, जब भी कोई वायरल कॉज या बैक्टीरियल कॉज या फंगल कॉज इस पे अटैक करती है, आपके लंग्स में अटैक करती है, जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शियस डिजीज है, तो इसमें कोई ना कोई पैथोजन जरूर इन्वॉल्व होगा। वो कॉमन पैथोजेंस कौन कौन से हैं वो भी हम आगे जाके देखते हैं। तो वो पैथोजेंस क्या करते हैं कि वो इन्फ्लेमेटोरी रिस्पांस इनिशिएट करवाते हैं, और इन्फ्लेमेटोरी रिस्पांस से आपकी जो कैपिलरी परमिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एडिमा होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड जो है वो आपके एल्वियोलाइज के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब जाहिर बात है कि जब वहां पर आपके जो इम्यून सेल्स हैं आकर उन बैक्टीरिया को अटैक करेंगे, तो वो बैक्टीरिया भी मरेगा और इम्यून सेल्स की भी डेथ होगी, और पस भी बनना शुरू हो जाएगी। पहले फ्लूइड इकट्ठा शुरू होना हुआ, फिर उसके बाद पस इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, और मोर सिवियर कंडीशंस के अंदर जब कैपिलरीज इन्वेड होना शुरू हो जाएंगी, कैपिलरीज डैमेज होना शुरू हो जाएगी, तो वहां पर ब्लड भी इकट्ठा शुरू होना शुरू हो जाएगा। अगर आप फिर भी ट्रीट नहीं करते इसको, फिर भी आप इसको सेवेरिटी की तरफ जाने देते हैं, तो फिर जो लंग्स हैं वो कंसोलिडेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, फाइब्रोटिक होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले आपका फ्लूइड इकट्ठा हुआ, आपने फ्लूइड को भी ना मैनेज कर सके, तो फिर यहां पर पस बनना शुरू हो जाएगी, और पस को भी अगर आप मैनेज ना कर सके, तो फिर पस के साथ साथ जो है वो ब्लड सेल्स भी इकट्ठा शुरू होना शुरू हो जाते हैं एल्वियोलाइज के अंदर, और अगर फिर भी आपने प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया या वो डिजीज कंप्लायंस शो नहीं कर रही, तो फिर कंसोलिडेशन की तरफ जो है ना वो आपका लीवर जो है वो जाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब यहां पे हमने इसको डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, एक है कम्युनिटी एक्वायर्ड और एक है हॉस्पिटल एक्वायर्ड। अगर तो विद इन 72 आवर्स आपको निमोनिया हो गया है, तो इट इज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, और अगर हॉस्पिटल एडमिशन के बाद कोई 72 आवर्स के बाद, डॉक्टर साहब कह रही है कि डेविडसन में 48 आवर्स लिखा हुआ है, तो 48 आवर्स को ही फॉलो करें। अगर 72 आवर्स के बाद उसको निमोनिया हो जाता है, तो फिर हम उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहेंगे, यानी कि वो निमोनिया हॉस्पिटल में मौजूद पैथोजन या हॉस्पिटल में मौजूद पेशेंट से उसको लगा है। अच्छा, अब देखो ये तो हम पढ़ रहे हैं इन्फेक्शियस निमोनिया, यानी कि इन्फेक्शियस निमोनिया पढ़ रहे हैं,
ठीक है। अब आपके पास कुछ निमोनिया होते हैं जो कि जिनका ताल्लुक इन्फेक्शन के साथ नहीं होता, पैथोजन के साथ नहीं होता। देखो इन्फेक्शन तो उसमें जरूर होता है लेकिन पैथोजेनियस कॉज नहीं होती। जैसे एस्पिरेशनल निमोनिया जो कि बड़ा कॉमन होता है कोमा के अंदर। कोमा में क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारे जो सिक्रीशंस होती हैं, जो म्यूकस वगैरह होता है वो क्लियर हो रहा होता है सीलिया के थ्रू, लेकिन कोमा में पेशेंट का ये म्यूकस सिक्रीशंस वगैरह प्रॉपर क्लियर नहीं हो रही होती और वो म्यूकस सिक्रीशंस जो है वो आपके जाके लंग्स में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। आपको पता है कि कोमा में मेन कॉज ऑफ डेथ पेशेंट्स की क्या होती है? वो एस्पिरेशनल निमोनिया होती है। वो हम प्रॉपर सक्शन नहीं करते, प्रॉपर उनका एयरवे को साफ नहीं करते। अगर आप में से किसी ने कभी आईसीयू में वक्त गुजारा हो या आईसीयू में आपने ड्यूटी की हो तो आपको पता होगा कि आईसीयू में बहुत ज्यादा जो है ना वो केयर की जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, कि सक्शन वगैरह की जाती है, म्यूकोलाइटिक्स एजेंट्स दिए जाते हैं और एयरवे ट्रैक को बड़ा ही क्लियर रखा जाता है कि एयरवे ट्रैक बंद ना हो जाए, क्योंकि एयरवे ट्रैक बंद होने से एक तो सांस लेने का मसला होता है और एस्पिरेशनल निमोनिया का बहुत खतरा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली जब भी हमें उल्टी आती है तो हमारी पैरास्टॉलिसिस मूवमेंट्स होती हैं, उसकी रिवर्स होती है, उल्टी आती है, पेशेंट बाहर निकाल देता है। लेकिन एक कोमा के पेशेंट को अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई बैक रिफ्लेक्स हुआ है या किसी किस्म की भी कोई पैरास्टॉलिक मूवमेंट रिवर्स हुई है तो वो तो अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, तो वो बजाय इसके उसके मुंह से बाहर निकले वो एस्पायर हो जाती है, वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चली जाती है और वो बड़ा सवेयर किस्म का इन्फेक्शन करती है जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये एस्पिरेशनल निमोनिया होता है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इन्फेक्शियस निमोनिया। यहां तक बात क्लियर होगी डॉक्टर साहब सबको? यहां तक बात क्लियर होगी सबको? ओवरव्यू क्लियर हो गया निमोनिया का? ठीक है, ये देखें, ये डायग्राम मैंने दी हुई जो मैंने आपको समझाया वो इस डायग्राम के अंदर सारा प्रॉपर एक्सप्लेन है पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, आप इसे बाद में देख सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पहले बताई है। देखिए निमोनिया में डेथ कैसे होगी डॉक्टर साहब? एस्पिरेशनल निमोनिया में जब डेथ होती है, डेथ कैसे होगी? कैसे होगी? आपके लंग्स ही काम नहीं कर रहे, लंग्स की कंसोलिडेशन हो गई, लंग्स में इंफेक्शन हो गया, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही, हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हुई, डेथ हो गई, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। आप मुझे बताएं कोविड में डेथ किस वजह से हो रही है? कोविड में डेथ की मेन वजह क्या है? कोविड में डेथ की मेन वजह आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का डैमेज होना है। आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स डैमेज हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, लंग का टिश्यू, लंग का जो पैरेन्काइमा है, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, वही तो इसमें डैमेज हो रहे हैं। जब डैमेज हो रहे हैं तो एयरवे एक्सचेंज नहीं हो रही, जब एयरवे एक्सचेंज नहीं हो रही तो आपकी सैचुरेशन डाउन करना शुरू कर जाती है और सैचुरेशन इतनी डाउन कर जाती है कि आपकी बॉडी की जो ऑक्सीजन की नीड है वो पूरी नहीं होती और पेशेंट खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो पेशेंट की डेथ आपकी रेस्पिरेटरी फेलियर, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी ऑक्सीजन की नीड को पूरा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसका पैरेन्काइमा वर्किंग कंडीशन में नहीं है। आपको देखो, मेरी बात सुनो, आपको याद है कि हमने ब्रोंकाइटिस में पढ़ा था, ब्रोंकाइटिस में एल्व्यूलर वॉल जरूर डैमेज, सॉरी ब्रोंकाइटिस कह दिया, एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा में एल्व्यूलर वॉल जरूर डैमेज होती है, लेकिन जो बची हुई होती है ना उसके दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन लाजमी हो रही होती है। लेकिन इसमें जितनी एल्व्यूलाइज है उनमें पानी भर गया, पानी जब भर गया तो मीडियम चेंज हो गया। पहले मीडियम क्या था ट्रांसपोर्टेशन का? एयर, हवा थी। अब उन्हीं एल्व्यूलाइज के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी। और जब पानी भर गया, मीडियम चेंज हो गया, तो आपकी वो तमाम एल्व्यूलाइज जिनमें पानी भर गया उनमें फौरी तौर पे ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं पाएगी, जीरो। ब्रोंकाइटिस एम्फाइसीमा में कुछ ना कुछ तो हो रही थी ना, इसके अंदर जीरो, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और इसी वजह से निमोनिया के पेशेंट्स के अंदर रैपिडली ऑक्सीजन ड्रॉप करती है। इसी तरह कोविड के पेशेंट के अंदर भी रैपिडली ऑक्सीजन ड्रॉप करती है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, डिटेल में मैं आपको नहीं जाना, मैं इसलिए ना बड़ी डिटेल में आपको नहीं लेकर जाता, थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियल रखता हूं ताकि आप लोग ज्यादा ना परेशान ना हो जाएं। तो आपका मीडियम देखो, इम्फाइसीमा में क्या हुआ था? इम्फाइसीमा में बिल्कुल एल्व्यूलर वॉल डैमेज हुई। ये देखो, ये इम्फाइसीमा में क्या हुआ भाई, मैंने आप लोगों को इतनी दफा कहा, ऐसे मेरे बेमुरव्वत स्टूडेंट है ना, मैंने कहा भी कोई दुबई से आता हो ना तो मेरे लिए एक सेल ले आए, मेरे पेन का सेल नहीं ला के देते मुझे, ये देख लो, ठीक है, 20 रुपए का सेल आ जाता है वहां से, वो मुझे नहीं ला कर देते,
मेरे पेन का सेल नहीं चल रहा। अच्छा देखो, देखो इम्फाइसीमा में क्या हुआ था कि ये 2-3 एल्व्यूलाई थे, इनकी वॉल डैमेज हुई और ये एक ही बन गया। लेकिन इसकी वॉल के दरमियान जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वो रुकी नहीं है, वो हो रही है। लेकिन आपकी इसमें जो निमोनिया है, इसमें क्या हुआ कि इसमें पानी भर गया। इसमें जब पानी भर गया तो मीडियम ही चेंज हो गया। पहले मीडियम था एयर, अब मीडियम बन गया फ्लूइड। तो फ्लूइड के थ्रू ऑक्सीजन को डिफ्यूज हो ही नहीं पाती है, बहुत डिले होती है। तो इसके अंदर तो फंक्शनैलिटी ड्रॉप होती है। जो इम्फाइसीमा है ना, उसके अंदर फंक्शनैलिटी ड्रॉप होती है। फॉर एग्जांपल ये एल्व्यूलाइज अगर पहले 100 मॉलिक्यूल्स कर रहे थे तो ये आ जाएंगे 20 या 30 के ऊपर। लेकिन आपकी जो निमोनिया है उसके अंदर तो 100 से सीधा जीरो जनाब, जीरो, जीरो, बिल्कुल जीरो, खत्म। आपकी एल्व्यूलाइज की ट्रांसपोर्टेशन होगी ही नहीं, जिसकी वजह से आपकी लंग्स का जो पैरेन्काइमा भी डैमेज होना शुरू हो। यही तो बात है। वो कहता है कि निमोनिया की वजह से सिर्फ आपके लंग्स पे फर्क नहीं पड़ता, निमोनिया की वजह से आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी पे फर्क पड़ता है। क्यों? जब गैसियस एक्सचेंज इंपेयर होती है, हाइपोक्सीमिया होता है। आपके हाइपोक्सीमिया से क्या होता है, आपके हार्ट के ऊपर भी असर पड़ता है, हार्ट के ऊपर भी इस्कीमिक इंजरी होने का खतरा होता है। आपके इन्फ्लेमेटोरी रिस्पॉन्स से, जो इन्फ्लेमेटोरी रिस्पॉन्स आपका लंग्स में स्टार्ट हुआ है, वो इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स आपकी बॉडी के अदर पार्ट्स में जाकर वहां पर भी डिसफंक्शनिंग कॉज करते हैं। तो निमोनिया की वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर होने का खतरा है। सीओपीडी में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, कोई मल्टी ऑर्गन फेलियर नहीं होता। तो ये एक बड़ी सवेयर किस्म की डिजीज है। क्लियर समझ हुई बात? क्लियर हुई है डॉक्टर साहब जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको? ये देखो, ये लाइनें लगा देते हैं, इनके पास अपने पेज है नहीं। अब मैं क्या नाम लूं आप लोगों का कि फलाने ने लाइन लगाई है, फलाने ने लाइन लगाई है। अच्छा, तो टिपिकल नमूनिया और एटिपिकल नमूनिया। अच्छा, एटिपिकल और टिपिकल, ये हमने सिम्टम्स की बेस के ऊपर इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको बहुत आपको आसान करके बताऊं तो ये देखिए, एक्चुअली जो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया होता है ना, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते होते हैं, एक टिपिकल और एटिपिकल। सिर्फ कम्युनिटी एक्वायर्ड की बात कर रहा हूं, ये थोड़ा सा आपको वाइवा के लिहाज से पता होना चाहिए। टिपिकल नमूनिया जो होता है उसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी मोस्ट कॉमन कॉज होती है, और एटिपिकल के अंदर जो है वो आप याद रखिएगा कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। मैं आपको ये भी दिखाता हूं। ठीक है, अब बात सिंपल सी ये है कि अगर आपके पास, मैं इसको पहले नीचे जाके आपको इसका डिफरेंस दिखा दूं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम क्या बात करें। ये देखिएगा जरा, ये आपके नमूनिया के एजेंट्स हैं जो आपको नमूनिया कॉज करते हैं, एजेंट्स। ये आपको पता होने चाहिए कौन कौन से। सबसे टॉप पे स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है, फिर एच इन्फ्लुएंजा है, फिर निमोनिया है। इसी तरह नमूनिया के 2-3 जो आपके पास वेरिएंट है, इसी तरह वायरल डिजीजेज है। ये इसके सारे के सारे एजेंट्स हैं जो कि नमूनिया को जो है ना वो कॉज करते हैं, नमूनिया कॉज करते हैं। ठीक है, अब टिपिकल और एटिपिकल में फर्क क्या है? ये कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया की एक्चुअली सिम्टम्स के बेस के ऊपर हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। बास पेशेंट्स को एक्यूट अटैक होता है, यानी कि उनको शदीद किस्म का बुखार, साथ में कपकपी शुरू हो जाती है और खांसी शुरू हो जाती है, और आपको जो है ना वो, यानी कि ये सवियर अटैक होता है। टिपिकल नमूनिया को हम कहते हैं कि ये सवियर अटैक होता है, बड़ा सवियर किस्म का जब अटैक आता है कि एक्यूट फीवर, चिल, साथ में प्लूरल पेन, कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाती है, तो हम इसको कहते हैं टिपिकल नमूनिया। इसको बड़ा मुश्किल तरीके से हैंडल किया जाता है, इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज। लेकिन एटिपिकल नमूनिया में सब एक्यूट फीवर होता है, नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है, इसमें आपके लंग्स इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं होते। आपके जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स हैं, जैसे आपका जो हार्ट है, जो आपके मसल्स हैं, उनके ऊपर आपको ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो टिपिकल इज एक्चुअली एन एक्यूट सफियर डिजीज, और एटिपिकल के अंदर जो है ना सब एक्यूट डिजीज है, और उसमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स, यानी कि जो भी हमने ऊपर पढ़ा के पल्मोनरी सिम्टम्स की वजह से। अच्छा, तो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल ये पूछे, डॉक्टर साहब फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स के ज़ाहिरी लुक उसकी कैसी होती है? अच्छा, अगर आज के बाद आपसे ये कोई सवाल पूछे कि एक पेशेंट को निमोनिया हुआ है और निमोनिया की वजह से उसकी ईसीजी नॉर्मल नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल से आपको जवाब पता होना चाहिए कि निमोनिया की वजह से क्यों ईसीजी नॉर्मल नहीं हो सकती। अगर कोई आपको ये कहे कि निमोनिया की वजह से लंग्स
के साथ साथ किडनी भी डैमेज हो रही है, ग्लोमेरुलस डैमेज हो रहा है, जीएफआर कम हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए कि जीएफआर क्यों कम हो रहा है। अगर आज के बाद आपको ये बात करें कि निमोनिया की वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर क्यों होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि निमोनिया की वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर क्यों होता है। दो मेन रीजन बतानी है उसको आपने, सिर्फ दो मेन रीजन। आपने कहना है जनाब इन्फ्लेमेटोरी मीडिएटर्स जो कि सिस्टेमिक सिस्टम में फैल गए, ठीक है, जाके डिफरेंट आपके सिस्टम को ड्रॉप, आपके सिस्टम्स को इफेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा ड्रॉप, सैचुरेशन ड्रॉप, हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सिया हो गया, जिसकी वजह से आपके जो अदर सिस्टम्स के जो टिश्यूज है उनको प्रॉपर तौर पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अच्छा, अब डॉक्टर साहब अगर हम निमोनिया की बात करें कि निमोनिया के डायग्नोसिस की क्या बात है, डायग्नोस्टिक फीचर्स में क्या आता है, तो देखें पहली बात, अगर हम इसको तरतीब वाइज लेकर चलें कि एक पेशेंट आपके पास आया है, ठीक है, एक एडमिट हुआ एक पेशेंट, ठीक है, उसका नाम हम रख लेते हैं खिजर, ठीक है, खिजर एक पेशेंट था, वो आपके पास जो है ना वो एडमिट हुआ है। एडमिट होने के, एक मिनट आपकी चैट नहीं शो हो रही, मुझे चैट ओपन करने दें। पेशेंट बिलाल, नहीं यार बिलाल, बिलाल तुम्हें भी पेशेंट बनाना है मैंने। अच्छा, पेशेंट आया खिजर, वो 36 और हुए थे उससे एडमिट हुए हुए, ठीक है, एडमिट हुए। वो एडमिट किस वजह से हुआ है? एडमिट हुआ है कि उसके प्रोस्टेट का जो है ना वो कोई ऑपरेट था, प्रोस्टेट का उसका ऑपरेट होना था, वो उसके लिए वो एडमिट हो गया। 36 आवर के बाद उसको बड़ा शदीद किस्म का फीवर हुआ है, फीवर के साथ साथ उसको सांस लेने में मसला हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, और साथ में उसे प्लूरल पेन हो रही है, और वो अपने आप को बड़ा फटीग और साथ में एनोरेक्सिया उसको फील हो रहा है, मसल्स में उसको क्रैम्प फील हो रहे हैं। इस कंप्लेन के साथ आपको नर्स बुला के लाई है कि इस पेशेंट को, आपको मेडिकल ओपीडी मेडिकल डिपार्टमेंट में आप बैठे हुए थे, आपको एक कॉल आई है कि सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर एक पेशेंट नाम खिजर 36 घंटे पहले एडमिट हुआ था, और एडमिट होने के 36 घंटे के बाद उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, और इस वक्त उसको बड़ा शदीद किस्म का फीवर हुआ है, काइंडली उसे आके चेक करें। आपके जहन में सबसे पहले जो ख्याल आना चाहिए वो आपकी हिस्ट्री है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपने वो चीज को क्लियर किया कि क्योंकि ये पेशेंट को 36 घंटे हुए हैं, मतलब कि इसको जो पैथोजन है वो हॉस्पिटल से नहीं लगा, ये पैथोजन इसको पहले से कहीं से था, और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, कम्युनिटी की वजह से इसको ये निमोनिया हो रहा है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। आपको पता चल गया कि इसको सीएपी, अच्छा ये तो आपको थोड़ा सा पता चल गया, लेकिन आप कम्युनिटी निमोनिया को कंफर्म कैसे करेंगे? क्या आप सीबीसी से कंफर्म करेंगे? नहीं। क्या आप उसके सिम्टम, साइन एंड सिम्टम से कंफर्म करेंगे? नहीं। आप फौरी तौर पे क्या कराएंगे? एक्सरे। आप फौरी तौर पे क्या कराएंगे? एक्सरे। क्योंकि अगर एक्सरे है, देखें, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, स्पूटन कल्चर क्यों करवाएंगे? देखो, स्पूटन कल्चर को आने में कोई 5-6 दिन लग जाएंगे, आप 5-6 दिन वेट करोगे? कल्चर को आने में 5-6 दिन लग जाएंगे, 5-6 दिन वेट करोगे अगर कल्चर आएगा तो मैं उसका इसको ट्रीट करूं? नहीं। आप फौरी तौर पे एक्सरे कराओगे, और एक्सरे के साथ क्या करोगे? आप स्टेथ पकड़ोगे, आप स्टेथ पकड़ोगे और ऑस्कुलेट करोगे, आप स्टेथ पकड़ोगे और ऑस्कुलेट करोगे, ठीक है। इस ऑस्कुलेशन से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा, हल्का फुल्का तो आपको अंदाजा हो जाएगा, लेकिन आपको बेस्ट चीज कहां पर सुनाई, कहां पर मिलेगी? एक्सरे में। एक्सरे में क्या होगा? जाहिर सी बात है कि जिन एल्व्यूलाइज में, जिन एरिया में पानी भर गया होगा, जिन एरिया की जो आपकी एल्व्यूलाइज हैं, वो उनकी वहां वो क्या हुई हुई होंगी? वो जगह वाइट हुई हुई होगी, वो ओपैक हुई हुई होगी, क्योंकि उसमें से एक्सरे जो ओपेसिटी है
जो ब्लैकिश एरिया होता है वहां पर वो ब्लैकिश एरिया नहीं आएगा। इट मींस कि ये पता चल जाएगा, ये चीज पता चल जाएगी कि इस जगह के ऊपर कोई ऐसा मटेरियल इस वक्त पड़ा हुआ है जो एक्स रेज को अपने अंदर से नहीं गुजरने दे रहा। तो वो क्या है? फ्लूइड फिल्ड एल्व्यूलाइज। तो आपने फौरी तौर पे ऐसे पेशेंट का क्या करवाया? चेस्ट एक्सरे। ठीक है, अब मुझे एक बात का जवाब दें कि इस पेशेंट को, जो हमारे पास नमूनिया का पेशेंट आया है, जो हमारे पास एक नमूनिया का पेशेंट आया है, मुझे एक बात बताएं, क्या ऐसे पेशेंट को हम लोग इस चीज का वेट करेंगे कि हम एक्सरे का वेट करें? और हम बेशक एक्सरे को भी तो टाइम लगेगा ना, एक्सरे को भी आप जाओगे, एक्सरे करवाओगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर, कोई कम से कम कोई 4-5 घंटे तो एक्सरे को आने में भी लग जाएंगे ना। ये तो नहीं कि आप गए और जाके एक्सरे आपको 5 मिनट के अंदर उन्होंने एक्सरे उठा के दे दिया। तो आप इस केस के अंदर क्या करोगे? आप उसके एक्सरे का, उसका वेट करोगे, या आप उसको मैनेज करोगे सिम्टोमेटिक? आप उसके फौरी तौर पे सिम्टोमेटिक मैनेज करेंगे। क्या मैनेजमेंट है इसकी? आपको पता लग गया कि यार इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर औरंगजेब साहब, ये आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है जहां पर 5 मिनट में एक्सरे मिल जाएगा। जरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप एक्सरे की लाइनें देखें, आपको लग पता जाएगा कि कितने मिनट में एक्सरे मिलेगा। यहां तो आप सुबह एक्सरे कराते हैं तो अगले दिन आपको एक्सरे मिलता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके आप हाल देखें, आपको पता चले कि कितने मिनट में एक्सरे मिलता है। ठीक है, तो हम फौरी तौर पे उसकी एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाएंगे, हम उसको एंटीबायोटिक्स दे देंगे, हम उसका वेट नहीं करेंगे। ठीक है, हम उसको बुखार है तो एंटीपायरेटिक स्टार्ट करवा देंगे, अगर उसको फीवर है, अगर उसके साथ उसे दर्द हो रही है तो एनाल्जेसिक स्टार्ट करवाएंगे, और साथ में उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रिंग एंटीबायोटिक करवाएंगे, और अगर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो हम उसे ऑक्सीजन लगाएंगे, ऑक्सीजन थेरेपी उसकी हम फौरी तौर पे स्टार्ट करवा देंगे। तो ये चीज बड़ी माइंड में देखो। डॉक्टर साहब, जब आप वाइवा देने बैठे होंगे ना, तो आपसे सवाल इसी तरह के किए जाएंगे कि अच्छा बेटा, आपने एक्सरे करवा दिया, एक्सरे करवाने के लिए आप क्या वेट करोगे पेशेंट का कि अच्छा एक्सरे आ जाए और फिर हम देखें? देखो, आप कभी म्यू हॉस्पिटल में जाके रश देखो, आप कभी जिना हॉस्पिटल में जाके रश देखो, आप कभी एलजीएच में जाके रश देखो, आप वहां पर तो एक्सरे तो चलो फिर भी आपको मिल जाता है, सीटी स्कैन कराने के लिए आपको 3 दिन रुकना पड़ता है। बेशक ये कुछ वहां पे जो टेक्निकल स्टाफ होता है उसकी भी बदमाशी होती है कि वो आपको लेट करते हैं कि ये जाके प्राइवेट बाहर से करा के आए और हमारा भी कमीशन हमें मिल जाए। लेकिन फिर भी अब पूरे हॉस्पिटल में एक सीटी स्कैन की मशीन है, 40 पेशेंट सीटी स्कैन होने वाले हैं, और वो अगर लाइन में लगे हुए तो टाइम तो लगता है। तो फिर हमने उसके टाइम का इंतजार नहीं करना होता, हमने उसकी जो आप समझ लें कि जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होती है वो स्टार्ट कर देनी होती है। तो यहां पर हमें पता चल गया कि एक्सरे हुआ, और एक्सरे होने से आपको कंसोलिडेशन नजर आ गई। अब देखिए, नमूनिया आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नमूनिया 2-3 टाइप्स का होता है। एक होता है लोबार नमूनिया। लोबार नमूनिया क्या करता है? आपकी लोब को स्टार्ट करता है। ठीक है जी, स्पूटम का सैंपल तो आप लेंगे ना, उससे पहले स्पूटम देखो, आपने अपने लैब्स के जो सिम्टम्स, जो सैंपल है वो तो आपने ले लिया, आपने एक्सरे करवा लिया, उसके बाद आपने स्पूटम का सैंपल ले लिया, सीबीसी के लिए आपने ब्लड ले लिया, ये सारी चीजें आपने ले ली हुई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हो कि जब तक हमारे पास कोई रिपोर्ट्स नहीं आती हैं, हमें एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं मिलता, तो हम उसको करते। ठीक है, उतनी देर तक हम उसे ट्रीट करें। अच्छा, अब आपके पास आप एक नमूनिया होता है जिसे हम कहते हैं ब्रॉड, जिसको हम कहते हैं लोबार नमूनिया, जो कि लोब्स को इन्वॉल्व करता है। दूसरा आपका होता है ब्रोंको नमूनिया। ब्रोंको नमूनिया, ये डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको आपको थोड़ा सा आपका पता होना चाहिए। ब्रोंको नमूनिया, लोबार नमूनिया। अब देखें, जैसे ये देखें, ये इस जगह से आपने इसका करवाया टेस्ट, एक्सरे करवाया, चेस्ट एक्सरे, और यहां पर देखें आपको ओपेसिटी फील हुई। अच्छा, अब देखो इस जगह पर भी हल्की हल्की है, इस जगह पर भी हल्की हल्की है, लेकिन इतनी ज्यादा डार्क नहीं है जितनी इस जगह पर डार्क है। ठीक है, ये इतनी ज्यादा नहीं। डॉक्टर साहब देखो, ऑक्सीजन थेरेपी हम सबकी नहीं करते, हम सिर्फ उनकी करते हैं जिनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही हो। ये हमने फौरी तौर पे हम उसकी, जिसकी सैचुरेशन ड्रॉप कर रही हो, उसको हम ऑक्सीजन लगाते हैं। ये नहीं कि हर किसी पेशेंट को उठा के हम ऑक्सीजन लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह ये देखो, आप ये देख रहे हो, इसमें कहां पर है? या इस जगह पर देखो, आपको ओपेसिटी शो हो रही है। ये देखो, ये ओपेसिटी शो हो रही है। ठीक है, इस जगह के ऊपर ओपेसिटी शो हो रही है। तो ये आप लोगों को क्लियरिटी पता चलती है कि आपने इसको कैसे पता करना है।
ठीक है, मिडल जोन में। यहां तक क्लियर हुई बात? यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई? नहीं 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 नहीं। अच्छा जी, डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी तो बैक्टीरिया को मजीद बढ़ाएगी नहीं। डॉक्टर साहब, आप ऑक्सीजन थेरेपी के साथ एंटीबायोटिक्स भी तो दे रहे हैं ना। आप ऑक्सीजन थेरेपी देके ऐसे तो नहीं ना छोड़ रहे पेशेंट को, सिर्फ ऑक्सीजन थेरेपी तो नहीं दे रहे, आप मल्टीपल ट्रीटमेंट तो करें ना, साथ में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी तो दे रहे हैं। ठीक है, आप उसको, आप देखो ऑक्सीजन आप इसलिए नहीं दे रहे कि आपने बैक्टीरिया को नॉरिश करवाना है, ऑक्सीजन तो आपको बड़ा देना जरूरी है, क्योंकि आपकी पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है। ऑक्सीजन सैचुरेशन तो 90 से नीचे आना शुरू हो जाए तो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? डॉक्टर साहब, वायरल में एंटीवायरल देते हैं, फंगल में एंटी फंगल देना शुरू कर देते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? अब देखो हमारे पास ये मेन टेस्ट है, चेस्ट एक्सरे करवाया आपने, ऑस्कुलेटेट किया आपने, स्पूटम कल्चर करवाया, ब्लड कल्चर करवाया, एसिड स्ट्रेनिंग करवाई। अब यहां पर दो तीन चीजें और बड़ी मेन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। देखें, ये मैंने चीजें आप यहां से मैंने इसमें कुछ टेबल ऐड किए हुए हैं। नहीं नहीं, मैं बताता हूं आपको एंटीबायोटिक्स, अभी तो हम बड़ा बेसिक्स पे चल रहे। ये देखें, ये एक आपके सामने स्लाइड है, और आपके प्रॉफ में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसी स्लाइड को फॉलो करना है अगर आपने पूरे नंबर लेने। देखो, सबसे पहले आप ऑक्सीजन करवाएंगे, थेरेपी स्टार्ट करवाएंगे, फ्लूइड बैलेंस करवाएंगे, और एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू सेंसिटिविटी देते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब कि एंटीबायोटिक हम उसको वो देंगे जो हमें पता है कि इसके ऊपर ये एंटीबायोटिक जो है ना वो काम करेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास डॉक्टर साहब रिपोर्ट के बगैर तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए आपने फौरी तौर पे मेडिकेशन स्टार्ट करनी है। और नॉर्मली जो आपके पास नमूनिया होता है वो होता ही बैक्टीरियल है, तो आप बजाय इसके कि आप ये इंतजार करें कि बैक्टीरियल, फंगल या वायरल है, आपने उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम देनी है एंटीबायोटिक्स। क्योंकि अगर वायरल या फंगल होगा तो उसके पीछे ना कोई आपको लिंक मिल रहा होगा, कोई हिस्ट्री मिल रही होगी। जो हॉस्पिटल से या कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है वो 90% आपको बैक्टीरियल नमूनिया होगा। वायरल नमूनिया ज्यादातर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के अंदर होता है, फंगल नमूनिया भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के अंदर या डायबिटिक के पेशेंट्स के अंदर होता है। आपको पता है डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें फंगल इन्फेक्शंस बड़े कॉमन होते हैं, उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतने कॉमन नहीं होते, उसमें फंगल इन्फेक्शंस बड़े कॉमन होते हैं। क्यों? क्योंकि फंजाई जो है वो ग्लूकोज इन्वायरमेंट में बहुत इजीली ग्रो करती है और बड़ी अच्छी ग्रो करती है। तो बाज दफा हमने हिस्ट्रीज को भी आपस में मैच करना होता है डॉक्टर साहब। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर जरा गौर कीजिए। अब वो कहता है दो तरह के हमारे पास पेशेंट हो सकते हैं। एक ऐसे पेशेंट हैं जो आउट पेशेंट हैं, जो आउटडोर में आए हैं और उन्होंने आकर अपने आप को प्रेजेंट किया। अगर तो वो आपके पास पेशेंट्स हैं तो फिर आप लोगों ने कौन सी मेडिसिन देनी है? तो आपके पास जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, माइकोप्लाज्म, क्लेमीडिया और लेजुनेला। इसके लिए आप अजिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन ये यूज कर सकते हैं एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। और अगर उस पेशेंट के ऊपर ये चीज नहीं काम कर रही तो फिर आप उसे फ्लोरोक्विनोलोन्स एज एन अल्टरनेटिव एजेंट दे सकते हैं। यानी कि पेशेंट आपके पास एज अ आउट पेशेंट आया है, उसमें जो मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स वो ज्यादातर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, माइकोप्लाज्म, क्लेमीडिया और लेजुनेला। इसको आपने फौरी तौर पे मैक्रोलाइड्स के साथ स्टार्ट करना है, एजिथ्रोमाइसिन और क्लिथ्रोमाइसिन के साथ। लेकिन अगर वो पेशेंट एजिथ्रोमाइसिन और क्लिथ्रोमाइसिन को नहीं रिस्पॉन्ड करता तो फिर आप फ्लोरोक्विनोलोन्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन आउट पेशेंट की जो आपके पास मेडिकेशन है वो एजिथ्रोमाइसिन और क्लिथ्रोमाइसिन। अच्छा देखें डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैनेजमेंट हमेशा कुछ डिफरेंट नहीं। डॉक्टर साहब, आउट पेशेंट को तो ओरल ही देंगे ना, आउट पेशेंट को आईवी। आईवी हमेशा हम प्रेफर करते हैं जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, ये याद रखिएगा डॉक्टर हमजा। अच्छा देखिए, एक चीज अपने जहन में बिठा लीजिए आप सब, कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है हम इस चीज का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि वो पेशेंट इकोनॉमिकली क्या सपोर्ट करता है। ठीक है,
हम इकोनॉमिकल मेडिसिन उसको देते हैं। ये चीज का आप लाजमी ख्याल कीजिए करें। अब बाज दफा अब आजकल जो हमारी मैल प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है वो क्या हुई हुई है कि हम एजोमैक्स भी दे देते हैं, साथ में फ्लोरोक्विनोलोन्स भी दे सकते हैं, दे देते हैं कि भाई दोनों दे दो, दोनों ही अगर ये काम नहीं करेगी तो ये करेगी। नहीं, जो गुड प्रैक्टिस है वो ये है कि आप पहले फर्स्ट लाइन ड्रग को दें, उसके बाद आप उसका कंप्लायंस देखें कि उसके ऊपर काम कर रही है कि नहीं कर रही, उसके बाद आप सेकंड लाइन ड्रग की तरफ जाएं। इसी तरह अगर हम हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट की बात करें तो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स के अंदर हम सेफलोस्पोरेंस प्लस मैक्रोलाइड, अब देखो इसके अंदर हम ऐड करते हैं, देखो क्यों, फ्लोरोक्विनोलोन्स कहता है या तो अकेली दे दो या अलग दे दो या सेफलोस्पोरेंस प्लस मैक्रोलाइड दे दो। अच्छा, अब इसमें क्यों उसने प्लस करवाया है, क्योंकि हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट ऐसे नहीं हॉस्पिटलाइज होते, हमेशा हम हॉस्पिटलाइज उसी पेशेंट को करते हैं जो थोड़ा सवेयर होता है, और हमेशा जो हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकेशन होती है वो प्रेफरेबली आईवी रूट होता है, और जो आउट पेशेंट मेडिकेशन होती है वो प्रेफरेबली ओरल होता है। डॉक्टर साहब, ओरल इफेक्टिव, आईवी क्यों इफेक्टिव होती है ओरल से? ये तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि आईवी डायरेक्ट आपके ब्लड में जा रही है, और ओरल जो है वो अभी आप उसे खा रहे हैं, उसके बाद वो जीआईटी में अब्जॉर्ब होगी, आधी वो जीआईटी में जो है ना वो आपकी आधी, फॉर एग्जांपल आपने 100 खाई है तो 100 के बाद 50 तो वो जीआईटी से अब्जॉर्ब होगी नहीं, फिर एब्जॉर्प्शन होगी, फिर लीवर में प्रोसेस करेगी, फिर ब्लड में जाएगी। इट टेक्स टाइम्स, इट टेक्स टाइम्स। इसको आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में पढ़ा था, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के नाम से। जो आईवी रूट्स होते हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि जीआईटी और लीवर का जो रूट होता है इसको बाईपास कर देते हैं, इसलिए वो मोर इफेक्टिव भी होते हैं और वो जल्दी काम भी करते हैं और जल्दी उनका इफेक्ट भी आपको नजर आता है। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? डॉक्टर साहब, ऑस्कुलेटेशन पे आपको नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स नहीं मिलते अगर तो कंसोलिडेशन हुई हुई हो। ये डिपेंड करता है कि अगर तो आप फ्लूइड के ऊपर चेक करेंगे, अभी सिर्फ फ्लूइड इकट्ठा हुआ हुआ है, तो फिर आपको जो है ना वो रेल्स और क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है, और अगर आपकी कंसोलिडेशन हुई हुई हो तो फिर लाउडनेस इंक्रीज हुई हुई होती है। ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज हुई। आप लोग कोशिश किया करें कि जब आप लोग रेस्पो वार्ड में जाएं, देखो जो ऑस्कुलेटेशन है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ऑस्कुलेटेशन जब तक आप खुद नहीं सुनेंगे ना, खुद जब तक आप जाकर उसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आपको साउंड्स का डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो आप लोग लाजमी जाकर देखें विस्परिंग साउंड क्या होता है, विज क्या होती है, क्रैकलिंग साउंड कैसा होता है, रेल्स कैसी होती हैं, साउंड इंक्रीज कब करता है, साउंड डिक्रीज कब करता है। डिजीजेस के नाम आप सबको पता है, आप जस्ट जाएं, जाके पेशेंट को ढूंढें और उसके सारे साउंड्स को सुन के देखा करें। जब तक आप सुनकर नहीं देखेंगे आप कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आपको ये चीजें खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी, आपको पता होना चाहिए विज कैसी होती है, आपको पता होना चाहिए क्रैकलिंग साउंड कैसा होता है, आपको पता होना चाहिए ब्रोंकियल जो ब्रीदिंग जब इंक्रीज होती है, लाउडनेस इंक्रीज होती है कैसे, डल साउंड कैसा होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिजियोथेरेपी हम पोस्चरल फिजियोथेरेपी करवाते हैं ताकि जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ हुआ है ना उसको मूव, उसकी जो क्लियरेंस है उसमें हेल्प हो सके। नहीं, फाइनल ईयर के लेवल पे अगर आपको पिक करनी आ जाए तो बड़ी बात है। और कोई सवाल? हम्म, एक्सरे में आपको कंसोलिडेशन शुरू होती है डॉक्टर साहब, फील होती है। ठीक है जी, तो ये था आज का आपका नमूनिया। ठीक है, आपको कल इंशाल्लाह ताला मैं टीबी पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद हम स्किन स्टार्ट करेंगे।